नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, स्टेट टू गो फॉर ग्लोबल टेंडर्स। भाई, इंडिया में एक्यूट शॉर्टेज है वैक्सीन की। कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है और बहुत सारे स्टेट्स ने ये डिसाइड किया है कि भाई ग्लोबल टेंडर्स निकालेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा वैक्सीन को बाहर के देशों से खरीद के इंडिया में एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देखोगे कि पिछले कुछ हफ्तों में सेवरल स्टेट्स में बहुत सारे कोरोना के केसेस आ रहे हैं और इन स्टेट्स में बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बना रखे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में इनफ वैक्सीन नहीं है देने के लिए, तो बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे बंद हो गए। तो जो थर्ड फेज था हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, इसको बहुत तेजी से आगे टेकअप करना था, बट वैक्सीन ही नहीं है। इस रिस्पेक्ट में एक सरकारी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिसका नाम है लिबरलाइज्ड प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि जो सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जहां पे वैक्सीन सरकार के द्वारा दी जाती है, वहां पे भाई वैक्सीनेशन फ्री है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये वैक्सीनेशन फ्री है एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, जो लोग 45 साल से ज्यादा के हैं या फिर जो लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन लोगों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बाकियों को तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएगी। ऐसा बोला गया लिबरलाइज्ड प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल कोविड-19 वैक्सीन स्ट्रेटजी। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है उसको आपने रखा एक तरफ, और राज्य की सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रखा आपने दूसरी तरफ। तो अभी के लिए इस वैक्सीन पॉलिसी में निकल के ये आ रहा है कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को जो वैक्सीन दी जा रही है उसको खरीद के एडमिनिस्टर करने में जो खर्चा आ रहा है वो स्टेट्स उठा रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स उठा रहे हैं। और उस रिस्पेक्ट में इस लिबरलाइज्ड प्राइसिंग और एक्सेलरेटेड कोविड-19 वैक्सीन स्ट्रेटजी को समझने की जरूरत है। इस वैक्सीन स्ट्रेटजी के हिसाब से केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्रोवाइड करेंगे उसमें से 50% वैक्सीन सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगी और बची हुई 50% वैक्सीन जाएंगी अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट में। और इस अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट में राज्य की सरकार भी वैक्सीन खरीद सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीन खरीद सकते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज के लिए वैक्सीन खरीद सकती है। तो मान लीजिए बीएचईएल है, अभी बीएचईएल को अपने वैक्सीन एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट करना है, तो बीएचईएल डायरेक्टली भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत बायोटेक से वैक्सीन खरीद सकती है और अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है। तो 50% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और बाकी 50% ओपन मार्केट में बिकेंगे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट रूट से, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूट से। ठीक है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भारत सरकार ने यहां पे डिक्लेयर ये कर दिया कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भारत बायोटेक है, ये लोग एडवांस डिक्लेरेशन करेंगे दामों का। मतलब बेसिकली जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% वैक्सीन दे रहे हैं, उसके अलावा जो 50% मार्केट में बेच रहे हैं वो कितनी दाम पे बेची जाएंगी अलग अलग प्लेयर्स को, इसका एडवांस डिक्लेरेशन करेंगी ये कंपनियां। जब ये एडवांस डिक्लेरेशन आया था पता ये चला कि भाई राज्य की सरकार को जो वैक्सीन मिल रही है वो केंद्र की सरकार के दाम के 3 गुना है। इसके चलते इस वैक्सीन स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भारत सरकार का क्या बोलना है? भारत सरकार का ये बोलना है कि भाई देखिए, अगर थोड़े ज्यादा दाम पे वैक्सीन बिकती हैं तो कहीं ना कहीं इन वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा। जब इन वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा तो ये ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे और हमारे देश में ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ओवरऑल अगर आप हर वैक्सीन इन प्रोड्यूसर से सस्ते में लोगे तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये वैक्सीन प्रोड्यूसर्स उतने इंथुजियाज्म से वैक्सीन बनाएंगे नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो गवर्नमेंट का लॉजिक सही है, बट यहां पे एक हेल्थ इमरजेंसी है देश में। अब समझिए, पहले कुछ आप कह सकते हो स्टेट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिनको जिनको वैक्सीन केंद्र की सरकार की तरफ से मिल रही थी वहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन अब जब राज्य की सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल आ गई तो वैक्सीन के दाम बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैंने एक हॉस्पिटल में फोन किया, वहां पे वैक्सीन मुझे 850 रुपए का पर डोज मिल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये वैक्सीन राज्य की सरकार ने खरीदी होगी और उस हॉस्पिटल को प्रोवाइड की होगी और वो हॉस्पिटल लगवा रहा है। जब हॉस्पिटल सीधे वैक्सीन खरीदेगा तो शायद 1200 का दाम है, तो हम लोग लगवाने जाएंगे तो शायद 1500-1600 रुपए हमसे लिए जाएं। यही वैक्सीन अगर केंद्र की सरकार प्रोवाइड करती तो हो सकता है 300 या फिर 250 रुपए में मिल जाती। अभी के लिए बहुत सारे प्रेजेंट स्टेटस में बहुत सारे कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो प्राइवेट वाले, जिसमें बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। वहां पे केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है 250 रुपए पर डोज तक चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये 1844 वाली पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद ओपन मार्केट में वैक्सीन बिक रही है, तो वो कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स प्राइवेट वाले जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन आ रही थी वो कितने चलेंगे कितने नहीं चलेंगे
वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि 50% वैक्सीन जो कि केंद्र की सरकार खरीद रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, भारत बायोटेक से, वो 50% वैक्सीन सरकार किसको किस हिसाब से देती है, ये देखने वाली बात बाकी है। हालांकि सरकार ने बोला है कि केंद्र सरकार के थ्रू जो वैक्सीन आ रही हैं वो 45 साल से ज्यादा वाले एज ग्रुप, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो भी फ्रंट लाइन स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सिनारियो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप चीजें थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गई हो। तो सरकार की जो लॉजिक है केंद्र सरकार का कि भाई ये वैक्सीन के निर्माताओं को अगर ठीक ठाक दाम मिलेंगे तो वो ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे, ये बिजनेस सेंस बनाता है। लेकिन जब लोग मर रहे हो तो सरकार को यहाँ पे गालियां भी बहुत पड़ेंगी, और वो पड़ ही रही हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके। सब लोग चाहते हैं फ्री में वैक्सीन आ जाए, सरकार एक बेसिक फैक्टर लोगों को नहीं समझा पा रही कि फ्री में नहीं आ सकती। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज में मिल रही है वैक्सीन को, और अगर राज्य की सरकारों को 400 से 500 रुपए प्रति डोज पे मिल रही है, तो ये चीज जस्टिफाई कर पाना मुश्किल है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दाम बढ़ा देते तो ठीक था, कम से कम केंद्र सरकार के दाम राज्य सरकारों के बराबर रखते वैक्सीन के, वो यहाँ पे नहीं हो पाया, और इस रिस्पेक्ट में केंद्र को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। भाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2250 करोड़ रुपया एलोकेट किया है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को। ये मिशन कोई नया नहीं है। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। अभी के लिए 2250 करोड़ रुपए इसको एलोकेट किए गए। क्यों एलोकेट किए गए? क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या उगाया जाता है? सब्जियां और फल मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 2019-20 में 25.6 मिलियन हेक्टेयर इलाके में देश में 320.77 मिलियन टन ऑफ फ्रूट उगाए गए थे। तो साल दर साल जो हमारी फ्रूट प्रोडक्शन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसको और बढ़ाने के लिए 2250 करोड़ रुपए सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किए गए। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट वाइज एलोकेशन होगा और पैसे दे दिए जाएंगे। इसको एक बड़ा डिसीजन बताया जा रहा है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। बेनिफिट क्या है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के? तो बेनिफिट ये है कि 2014-15 में इसको शुरू किया गया। 2014-15 में जो फ्रूट प्रोडक्शन की ग्रोथ थी वो 9% थी, और 2019-20 में जो फ्रूट प्रोडक्शन की स्पीड है वो 14% पे पहुंच चुकी है, और इसको बहुत तेजी से आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। फ्रूट्स की ज्यादा प्रोडक्शन से होगा क्या कि हम देश के बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लोगों को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाएगा, और इससे फार्मर्स की इनकम भी डबल हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली पता है ज्यादा प्रोडक्शन तो मतलब फार्मर्स ज्यादा चीज जाके मार्केट में बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, हालांकि खरीदने वाला भी पैसा दे, ये एक कंडीशन है। अभी वो कंडीशन फुलफिल होती कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में न्यूज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं कमोडिटीज इन सुपर साइकिल। भाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ग्लोबल कमोडिटी क्या होगी, तो ग्लोबल कमोडिटी में एग्जांपल बता देता हूँ, आयरन ओर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, कोई मेटल हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। अब बात यहाँ पे यह है कि अगर इस प्रकार के ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के दाम दुनिया भर में बढ़ेंगे तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज तो है नहीं डोमेस्टिक, हम बहुत सारे कमोडिटी प्राइसेस को बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। उसके चलते जब इंटरनेशनल मार्केट्स में इन कमोडिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो इंडिया में जब ये चीज़ें आएंगी तो ज़्यादा दामों पे आएंगी। जब वो ज़्यादा दामों पे आएंगी तो उस रिस्पेक्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में पहुंचेगा उसका दाम ज़्यादा होगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिकवरी धीमी होगी। इकोनॉमिक रिकवरी क्यों धीमी होगी? क्योंकि भाई चीप मनी पॉलिसी में तो ये है ना कि भाई चीज़ें सस्ती हो तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि सरकार ने बहुत सारा पैसा मार्केट में उड़ेल दिया। अभी दुनिया भर की ग्लोबल बैंक्स जो हैं, और आप कह सकते हो चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे यूएस की फेडरल बैंक की बात कर लो, सबने बहुत सारा पैसा अपनी इकोनॉमी में डाल रखा है। उसके चलते वहां की इकोनॉमीज में कोरोना वायरस कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गया है, और वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी प्रोडक्शन बढ़ाने के चलते उनके यहाँ पे जो चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं, उनकी सप्लाई चेन्स भी अच्छी हो रही हैं। यूएस और चाइना में डिमांड बढ़ रही है, कोरोना वायरस खत्म, लोगों की अर्निंग जॉब्स थोड़ी वापस आ रही है, डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स अभी भी हैं, दुनिया के बहुत से हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से चीज़ों की सप्लाई है कम, डिमांड है ज़्यादा, और दुनिया भर में लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अलग अलग सरकारें बहुत सारा पैसा अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज कर रही हैं। उसके चलते चीज़ों के दाम गए हैं बढ़। अभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं तो वो इंडिया में भी महंगे आएंगे। जब इंडिया में महंगे आएंगे तो इनपुट की चीज़ों के दाम ज़्यादा होंगे,
तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट की चीज़ों के दाम भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब आउटपुट की चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ेंगे तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन किसी भी देश को पसंद नहीं आता है, खासकर इंडिया जैसे देश को जो कि ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लेशन से डील कर रहा है। हमारे यहाँ अभी भी लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, इकोनॉमी पूरी तरीके से यहाँ पे खुल नहीं पाई है। तो बेस और प्रेशियस मेटल के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की दाम की अगर बात की जाए तो शुगर, कॉर्न, कॉफ़ी, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, इन सब के दाम भी यूएस कमोडिटी मार्केट्स में बढ़ रहे हैं, और उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रहे हैं। इससे एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है इंडिया के लिए कि इस रिस्पेक्ट में इंडिया बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, बशर्ते वो देश इंडिया से इंपोर्ट करना चाहे। और इंडिया में गोल्ड और सिल्वर बहुत इंपोर्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। तो भैया हमारे देश के लोगों को सोना बहुत पसंद है, तो सोना और चांदी का इंपोर्ट ज़्यादा होगा, और इनके दाम भी ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे इंपोर्ट बिल में ही जुड़ रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में दुनिया भर की जो ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, और ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे इनपुट रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ेंगे तो आउटपुट चीज़ों के दाम भी ज़्यादा होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो लोग इस समय पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की कमाई कम हो रही है, खासकर मिडिल क्लास की। ठीक है, तो ये सब बातें आप बताई गई हैं। तो और मेटल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, ग्लोबल कमोडिटी में मेटल प्राइसेस भी आती हैं, तो स्टील का दाम बढ़ रहा है, मेटल्स के दाम बढ़ रहा है, कॉपर का दाम बढ़ रहा है, ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के दाम बढ़ने के चलते होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं सीपीआई में पहुंच ही जाता है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई होलसेल में जब चीज़ें बिकती हैं और होलसेल की चीज़ें महंगी हैं तो रिटेल की चीज़ें तो महंगी होंगी ही होंगी, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे बढ़ना ही है आगे आने वाले समय में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, ओशंस एक्सट्रीम डेप्थ मेजर्स इन प्रिसाइज डिटेल, इसको मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया है। पैसिफिक ओशन की, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन की सबसे डीपेस्ट लोकेशंस को यहाँ ढूंढ लिया गया है, और इन लोकेशंस को मैंने आपको गूगल अर्थ पे दिखाया भी था। इस एक्सपेडिशन का नाम है 5 डीप्स प्रोजेक्ट्स। मेरे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, या फिर 5 डीप्स एक्सपेडिशन मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लो जाके। दुनिया में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? तो 10,924 मीटर डीप मरियाना ट्रेंच, ये तो सबको पता है। बाकी अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन में सबसे गहरे जगह के लिए दो अल्टरनेटिव्स के बीच में डिस्प्यूट था। एक तो जावा ट्रेंच जो कि इंडोनेशिया के बगल में है, और एक फ्रैक्चर जोन है टू द साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो जावा ट्रेंच है ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, जो कि बाली आइलैंड वाला है, उसके साउथ में है, तो वहां पे है आपकी जो जावा आइलैंड है ना, जावा आइलैंड के ईस्ट में बाली आइलैंड है, उसके साउथ में आती है ये जावा ट्रेंच। तो वो जावा ट्रेंच में सबसे गहराई है आपकी इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन की सबसे गहरी जगह मिल गई है। उस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो साउदर्न ओशन की सबसे महंगी जगह कौन, सबसे गहरी जगह कौन सी? फैक्टोरियन डीप। तो साउदर्न ओशन में सबसे गहरी जगह है फैक्टोरियन डीप, ये है एट द साउदर्न एंड ऑफ द साउथ सैंडविच ट्रेंट, ये 7,432 मीटर गहरी है। फैक्टोरियन डीप याद रखिएगा साउदर्न ओशन में है, कहीं पे भी सवाल बन सकता है। और इस रिस्पेक्ट में फैक्टोरियन डीप के थोड़े नॉर्थ में एक मीटियोर डीप नाम की जगह आती है 8,265 मीटर, बट उसको आप साउदर्न ओशन में नहीं बोलोगे, वो टेक्निकली अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएगा। अटलांटिक ओशन में सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो पोर्टो रिको ट्रेंट। आर्टिक ओशन में कौन सी है? तो मोलॉय डीप। मैंने कल ही समझा रखा है, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया है, और आपको ये पीपीटी में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इससे देख सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सेलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की लास्ट न्यूज़, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को 2018 में बनाया गया भारत सरकार के द्वारा अंडर सेक्शन 131 132 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना, ये ऑडिट का रेगुलेटर है। जैसे टेलीकॉम फील्ड का अपना रेगुलेटर है ट्राई, इंश्योरेंस फील्ड का अपना रेगुलेटर है इरडा, बैंकिंग फील्ड का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से ऑडिट के फील्ड का रेगुलेटर है यहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये कर क्या रहा है? तो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेरीफाइड एंड एक्यूरेट डाटाबेस ऑफ कंपनीज। तो एक वेरीफाई और एक्यूरेट डाटाबेस बना रहा है कंपनीज का, जिनको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कहा गया है, और यहाँ पे ऑडिटर्स को भी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के एम्बिट में शामिल किया जाएगा। एक्चुअली में ऑडिटिंग एक ऐसा जॉब है जो इस बात को इंश्योर करती है कि कंपनी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। 2018 में जब पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम हुआ और उसके बाद उसका ऑडिट हुआ, ऑडिट में उस स्कैम को पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए
ऑडिटर्स के रोल पे और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रोल पे। क्योंकि इनका काम यही है कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है तो वो उसको पॉइंट आउट करें, और जब पंजाब नेशनल बैंक में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई तो ये पॉइंट आउट नहीं कर पाए। तो इस रिस्पेक्ट में सरकार ने बोला कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और इन्होंने बनाई भी है। और इस रिस्पेक्ट में ये अथॉरिटी कंपाइल कर रही है कंपनीज की लिस्ट और ऑडिटर्स की लिस्ट, और अलग अलग ऑडिटर्स को अलग अलग प्रकार से यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया जाएगा। तो इसमें चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होगा, और एक ऐसा पर्सन होगा जिसको एक्सपर्टाइज हो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ में। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, वो होंगे 15। ड्यूटीज क्या है इसकी? तो रिकमेंड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज, मॉनिटर एंड इन्फोर्स कॉम्प्लियंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and auditing standards, oversee the quality of service of professions associated, protect the public interest। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए ना मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को बताइए, वर्ड ऑफ द माउथ से इसका प्रमोशन करिए। और जो भी आपको इस वीडियो में कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो, और अपने डाउट्स को इंस्टाग्राम के थ्रू जरूर भेजते रहो, मैं जल्दी इसको टेकअप करूँगा।